विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 वर्ष के कार्यकाल में देश में आए बदलाव पर लखनऊ विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय गुप्ता से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 11 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इन 11 वर्षों में देश में किस तरह का परिवर्तन आया है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय गुप्ता। संजय जी, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, पिछले 11 साल में अब भारतीय राजनीति में क्या बदलाव देखते हैं? सबसे बड़ा तो बदलाव ये दिखता है, अब लगता है कि देश का में कोई प्रधानमंत्री नाम की कोई चीज है जिसे हम राष्ट्रीय नेतृत्व कहते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप कहते हैं या पॉलिटिकल लीडर, नेशनल पॉलिटिकल लीडर कहते हैं। वो पिछले 10 साल में हमको देखने को मिली है। राजनीति विज्ञान का एक सामान्य सा विद्यार्थी होने के नाते मुझे एक सबसे बड़ा परिवर्तन ये दिखता है। दूसरी बात यह है कि जब हम ये बात कहते हैं कि एक राष्ट्रीय नेतृत्व है, तो इसका मेरा तात्पर्य है एक निर्णय लेने वाली एक सत्ता है। राजनीतिक क्षेत्रों में से तो बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, लेकिन जो एक ओवरऑल अगर हम सिनारियो कहेंगे वो ये कि एक राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो राष्ट्रीय नेतृत्व दिखाई पड़ता है और साथ साथ उसमें एक ताकत दिखती है, एक शक्ति दिखती है, एक अथॉरिटी दिखती है, एक लेजिटिमेसी दिखती है और एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है जो पॉलिटिकल लीडरशिप का, एक जनता से सीधा संवाद होता है, समय समय पर संवाद करती है राजनीतिक जो नेतृत्व है, वो देखने को मिल रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि हाँ, एक बदलाव है, एक परिवर्तन है पिछले 11 सालों में जो बहुत स्पष्ट रूप से हम लोगों को दिखाई पड़ता है। संजय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मंत्र दिया, सबका साथ सबका विकास। अब इसका विस्तार हुआ है, अब इसे कर दिया गया है सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास जी। इससे आपको लगता है कि कितना फर्क पड़ा? वर्तमान सरकार की जो पॉलिसी रही है, निश्चित रूप से जब सबका साथ सबका विकास था तो उसमें भी सबका प्रयास था, उसमें भी सबका सहयोग था, लेकिन जब सबका साथ सबका विश्वास के बारे में बात करते हो वो पूरा गागर में सागर है, वो सब कुछ उसमें इंक्लूड हो गया है, जिसे हम लोग कहते हैं रीचिंग द लास्ट माइल, यानी जिसे हम कहते हैं सर्वोदय या अंत्योदय, इंक्लूसिव गवर्नेंस जिसे कहते हैं, सब कोई शामिल है। एक गांव में रहने वाला आदमी से लेकर शहर तक और महानगरों तक जो लोग रह रहे हैं वो सब उसमें शामिल है। जो सोशल वेलफेयर पॉलिसीज हैं उसमें सबका सहयोग होगा और वो सबके लिए होंगी। गवर्नमेंट की जो विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज रही, चाहे सोशल एस्पेक्ट्स में रही हो, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसीज रही हो, चाहे अन्य प्रकार की जो पॉलिसीज रही हो, सब में जनता के लिए, वो सभी के लिए रही है। 11 वर्षों में हमने देखा कि सरकार का एक टारगेट था कि 100% सैचुरेशन तक हर लाभार्थी तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। किस तरह देखते हैं? जिसे कहते हैं सैचुरेशन पॉलिसी, अर्थात तब तक उस पॉलिसी को चलाते रहो जब तक अगर अंतिम आदमी तक आप ना पहुंच जाइए। आप देखिए, जो गवर्नमेंट की जो लाभार्थी अन्न योजना थी पिछले कई सालों से चल रही है और पूरा जो गांव का जो गरीब जो वर्ग है वो उसको उससे मुहैया कराया जा रहा है। दूसरा देख लीजिए, जैसे शौचालयों की जो व्यवस्था सरकार ने किया, जो ग्रामीण अंचलों में किया है, उसमें भी सभी लोग लाभार्थी हैं, कोई उसमें कहीं कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। आयुष्मान योजना है, इसमें हर एक परिवार को 5 लाख रुपए की जो उसमें धनराशि मिलेगी अपना इलाज कराने के लिए, वो भी सबको दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है जो गवर्नमेंट ने सोशल वेलफेयर पॉलिसी चलाई है उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अगर 3 बार ही कोई सरकार बैक टू बैक चुनाव जीत रही है तो इसके पीछे कोई यही रीजन है। अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो संभवतः खामियां कम होंगी और उसके फायदे ज्यादा होंगे। जनता की आवाज ईश्वर की आवाज है और अगर एक बड़ा भाग जनता का, भारतीय जनसंख्या का, अगर उस सरकार को बार बार चुनाव में जिता रहा है, इसका मतलब है बाय एंड लार्ज पीपल आर सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज, विद द गवर्नमेंट परफॉर्मेंस। तो इसलिए मेरा ये आकलन है कि उसमें जो सैचुरेशन पॉलिसी है या लास्ट माइल तक, आखिरी मील के पत्थर तक पहुंचने की जो सरकार की योजना है उसमें बहुत हद तक ये लोग कामयाब हुए हैं। संजय जी, एक और जो टारगेट सरकार लेके चल रही है वो है विरासत से विकास तक की यात्रा, यानी देश की राजनीति में विकास और विरासत के साथ संस्कृति और प्रगति का समावेश देखने को मिल रहा है। एक नई तरह की राजनीति है, इसको आप किस तरह देखते हैं? बहुत अद्भुत राजनीति है ये, बहुत ही अच्छा सुंदर इसका समागम है देश की संस्कृति का और देश की आर्थिक प्रगति का। कि देखिए, अभी तक तो हम लोग देख रहे थे पिछली सरकारों में भी प्रगति तो हुई है, हर एक गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ काम किया है, लेकिन जिस मामले में हम पिछड़ रहे थे वो था भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता। जो भारत के मूल्य है, विश्वास है, संस्कार है, आस्थाएं हैं, जो इसका स्पिरिचुअल एक हिस्ट्री रही है देश की पिछले 11 सालों में, अब इसको सामने लाया जा रहा है जनता के, जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट पावर ऑफ द कंट्रीज। इकोनॉमी भी एक हार्ड पावर है, लेकिन जो हमारी विरासत है जिसमें हम लोग योग के बारे में कहते हैं, जो आप 21 जून को हम लोग योग मनाते हैं,
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। ये भारत की सॉफ्ट पावर है। भारत का आयुर्वेद है, जिसको एक आयुष मंत्रालय का नाम दिया गया है। आयुष मंत्रालय आयुर्वेद है, यूनानी है, इसमें होम्योपैथिक है, सारे स्ट्रीम्स ऑफ इंडियन मेडिसिन है। ये भारत की सॉफ्ट पावर है। जो हमारी विरासत से संस्कृति है, हमारी इकोनॉमिक पावर आगे बढ़ रही है। इकोनॉमिक तो देखिए हर एक देश बढ़ा रहा है आजकल, सारे देश लगे हुए हैं उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, लेकिन कम ही देश ऐसे होंगे जो अपनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, तीसरी दुनिया के देशों में कम ही ऐसे देश होंगे जो अपनी पुरातन संस्कृति को, अपने सभ्यताओं को, अपने मूल्यों संस्कारों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। और ये मुझे लगता है आनंद का विषय है, क्योंकि हम अगर अपनी संस्कृति से, अपने इतिहास से दूर हो जाएंगे तो हमें बाकी क्षेत्रों में जो हमारी उन्नति हो रही है वो हमें बहुत दूर तक नहीं ले जा सकती है। भारत की विरासत को आज वर्तमान सरकार के द्वारा पिछले अनेक वर्षों से इसको महत्व दिया जा रहा है, और भारत की बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय ताकत के पीछे एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है। संजय जी, एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू रहा है कि ये सरकार विमेन लेड डेवलपमेंट पर जोर देती रही है लगातार। इसको लेकर, महिलाओं को लेकर तमाम तरह की योजनाएं, तमाम तरह की पहल करी गई हैं। इस आने वाले दिनों में एक विकसित भारत का जो संकल्प है सरकार का, उस दिशा में इस कदम का क्या असर होने वाला है? बहुत बड़ी आबादी है भारत की महिलाओं की, ग्रामीण अंचल और शहर के अंचल। देखिए बहुत बड़ा काम हुआ है हमारी महिलाओं के लिए, हमारी माताओं के लिए, बहनों के लिए, सबके लिए। देखिए जैसे एक नारी वंदन अधिनियम आया है, जिसमें महिलाओं के लिए राज्य विधानसभाओं में और संसद में 33% सीटों की आरक्षण की व्यवस्था करी गई है। यानी जो एक मेल डोमिनेटेड एक पॉलिटिकल थिएटर हुआ करता था, यानी राजनीति में केवल पुरुषों का वर्चस्व होगा, ये मान के चला जाता था, और कोई भी राजनीतिक दल महिलाओं को ज्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाहता था। सब लोग विनेबिलिटी फैक्टर देखते थे, यानी जीत का आंकड़ा किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अब ये वर्तमान सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भाई केवल ये नहीं चलेगा कि बस जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसी को हम खड़ा करेंगे, नहीं, महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया। ये बहुत बड़ा कदम है। मैं मानता हूँ वर्तमान सरकार का एक बहुत बड़ा योगदान है भारत की महिलाओं के उत्थान में, उनके प्रगति में। दूसरा देखिए एक बहुत बड़ा कदम है जैसे ट्रिपल तलाक का, जो आप जानते हैं कि ट्रिपल तलाक, हम लोग चूंकि जुड़े हुए हैं, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी। इसको भी मोदी सरकार ने समाप्त करने का काम किया है, और ये बड़ा स्वागत योग्य ये कदम है। तो ये 2 कदम तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छे किए सरकार ने। अब देखिए पहली बार आदिवासी महिला एक भारत की राष्ट्रपति बनी है। ये भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि भारत की महिला, जो सबसे बड़ा जो राजनीतिक पद है, जो राष्ट्र का पद है, वो हमारी एक महिला, आदिवासी महिला के हाथ में है। इसे हम कहते हैं विमेन लेड डेवलपमेंट की बहुत बड़ी मिसाल है। ये बहुत सारे कैंडिडेट हो सकते थे, लेकिन सरकार ने एक ऐसी महिला को चुना जिसका जीवन संघर्ष से पूरा भरा हुआ था। अब देखिए भारत की सशस्त्र सेनाओं में विमेन पायलट्स दे आर कमिंग इन बिग नंबर। सशस्त्र सेनाओं में, और वो भी फाइटर एयरक्राफ्ट में, जो लड़ाकू जो विमान है, जो जंगी विमान होते हैं, उसमें महिला पायलट अब आने लगी हैं। ये बहुत बड़ा सुखद संयोग है। हम लखनऊ में चूंकि हम सब लोग हैं, अब मेट्रो स्टेशन चले आइए, कितनी हमारी महिलाएं जो बहन हैं, वो कितने महिलाओं ये इसमें मेट्रो चला रही हैं, मेट्रो ऑपरेट कर रही हैं, दे आर ड्राइविंग द मेट्रो ट्रेन। ये जो बैटरी के जो रिक्शा जो आए हैं पोल्यूशन फ्री, उसमें भी महिलाएं उसमें हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। देखिए भारत का इतना बड़ा ये कदम है सरकार का कि आज गल्फ के कंट्रीज में, खाड़ी देशों के, सऊदी अरब ने भी, जहां मोहम्मद बिन सुल्तान जिसके शासक हैं, वहां पर उन्होंने भी अपने महिलाओं को सार्वजनिक जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं या अन्य हैं, अपने रीति रिवाजों को पालन करते हुए उनको सार्वजनिक रूप से उनको अनुमति दिया है। तो भारत तो एक तरीके से केवल अपनी उन्नति नहीं कर रहा, आर्थिक उन्नति, आज तो भारत की आवाज पूरे विश्व भर में छाई हुई है। टुडे इंडिया इज अ गेम चेंजर, इट इज इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिटिक्स ऑफ मेनी नेशंस। केवल भारत का विकास नहीं हो रहा, अनेक देशों में हो रहा है। आज जो हो रहा 2-4 दिन हमें याद रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं। इसलिए जो वर्तमान सरकार करे, 1 महीने तक इसको ये स्मरण कराया जाएगा अनेक आयोजनों के माध्यम से, अखबारों के, मीडिया चैनल है, आकाशवाणी, दूरदर्शन के माध्यम से जनता को बराबर बताए रखना बहुत जरूरी। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द डेमोक्रेसी। बराबर भारत का मान सम्मान बढ़ता जा रहा है, और उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। थैंक यू मैडम। विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 वर्ष के कार्यकाल में देश में बदलाव पर लखनऊ विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय गुप्ता से खास बातचीत। वार्ताकार थी आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल।